Good morning, everyone. So, today again we have to start the revision in the same practice set. And now I hope you have confirmed about your syllabus also कि कितना आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम में सिलेबस में आ रहा है, कितने चैप्टर्स हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि 1 चैप्टर इज़ देयर इन विच आई हैव टेकन हाफ ऑफ द सिलेबस, तो वो चैप्टर कौन सा है और उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं, और वो टॉपिक्स आपको कंफर्म करने हैं कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कहाँ तक स्टडी करना है। ओके, सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46। इससे पहले हमारा क्वेश्चन 45 तक रिवाइज्ड है। इसमें हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स भी हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, 1 मार्क में भी बहुत कंटेंट लिखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 46 में व्हाट इज़ गिवन देयर, अ रे ऑफ लाइट PQ is incident on a glass slab as shown. Write the values of angle of incidence and angle of refraction for this ray of light. तो डायग्राम इज विजिबल हियर। इस डायग्राम में दे रखा है कि एक जो रे ऑफ लाइट है उसको यहाँ स्ट्रेट दिखाया गया है, P से Q तक आ रही है और नीचे एक ग्लास स्लैब है। तो केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन PQ रे ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट हो रही है, और आप देख रहे हैं कि ग्लास स्लैब की सरफेस के साथ, ये जो सरफेस है इसके साथ में ये जो इंसिडेंट रे है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, लेकिन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं दोज आर ऑलवेज विद नॉर्मल, वो हमेशा नॉर्मल के साथ बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह का डायग्राम होता है, दिस इज़ द नॉर्मल एंड सपोज दैट इट इज़ अ ग्लास स्लैब। तो ऐसे करके रे आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और मान लीजिए ऐसे जा रही है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो नॉर्मल से सेपरेट होनी चाहिए इंसिडेंट रे, तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर रे नॉर्मल की ही डायरेक्शन में आ रही है तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल से कोई सेपरेशन ही नहीं है, नॉर्मल से हम कह सकते हैं सेपरेशन ज़ीरो है, नॉर्मल की ही डायरेक्शन में आ रही है, पैरेलल टू नॉर्मल है। तो नॉर्मल से सेपरेशन जब ज़ीरो है, या फिर नॉर्मल से एंगल कितना बना रही है अगर हम ये कहें, तो दैट इज़ ऑल्सो ज़ीरो। जितनी सेपरेशन उतना एंगल, तो यहाँ सेपरेशन कितनी है, ज़ीरो। तो आपसे कहा गया राइट द वैल्यूज़ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आपने क्या देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ज़ीरो इन दिस केस। हमेशा याद रखिए कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल और इट इज़ पैरेलल टू नॉर्मल मेकिंग द 90 डिग्री एंगल विद सरफेस, तो हमेशा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो होता है। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ज़ीरो होगा यहाँ पर, तो एक बात और आपको याद रखनी है कि जो नॉर्मल के अलोंग रे आती है, नॉर्मल की डायरेक्शन में आती है, वो कभी भी डेविएट नहीं होती। अगर रे यहाँ से सीधी आ रही है तो वो सीधी ही जाएगी, उसके पाथ में कोई भी चेंज हो नहीं होगा, नो चेंज इज़ देयर इन द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। ओके, ये इंसिडेंट और यही आपकी रिफ्रैक्टेड। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नॉर्मल से कोई एंगल नहीं बना रहा है, तो एंगल आर इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि इफ़ द रे इज़ इन दिस डायरेक्शन देन व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप इस तरह से लिखेंगे एंगल आई एंड एंगल आर बोथ आर ज़ीरो। अगर आपको रीज़न देना पड़ता है तो आप लिखेंगे बिकॉज व्हेन द रे इज़ अलोंग नॉर्मल और रे इज़ पैरेलल टू नॉर्मल then it doesn't change its path, or there is no change in the path of the ray of light. okay, तो ये आपका इसका आंसर होगा। और आप देख रहे हैं इसी तरह से एक चॉइस में भी क्वेश्चन दे रखा है, तो मे बी द सेम क्वेश्चन, या हो सकता है इसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो। और रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, ये सेम केस है, नॉर्मली इंसिडेंट इसी को कहते हैं जो नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रही है, टू द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्लैब प्लेस्ड इन एयर। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दिस केस। तो 2011-13 में आ चुका है, तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर भी वही होगा जैसा आपका इसका था। ये सैम्पल पेपर में आया था 2010 में, ये एग्ज़ाम का है 11 और 13 का। अब नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 47।
तो ये क्वेश्चन 47 जो है इसमें दे रखा है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स द सेम when light goes from one medium to another medium. तो दिस क्वेश्चन इज समवेयर डिफरेंट हियर. इसमें क्या करना है आपको, एक रिलेशन यूज़ हुआ था आपका 9th क्लास में, ये 9th में यूज़ हुआ था एक रिलेशन, और आगे ये रिलेशन 11th क्लास में भी है कि जब हम वेव्स चैप्टर स्टडी कर रहे थे तो वेव्स चैप्टर में जो स्पीड ऑफ वेव थी उसको v से रिप्रेजेंट किया था, और एक रिलेशन लिखा था v इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा. ये मैंने आपको बताया था, v इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा, जहाँ पर v स्पीड ऑफ लाइट होती है, न्यू जो है आपका, न्यू इस तरह से सिंबल बनता है ऐसे करके, न्यू आपका कहलाता है फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी को आपने थोड़ा स्टडी कर रखा है. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जब वेव ट्रैवल करती है, ऐसे करके वेव चलती है, तो वेव ट्रैवल करती है तो एक सेकंड में जितनी वेव्स आती हैं, एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस बनते हैं वो कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी. ठीक है. और लैम्डा का मतलब होता है वेव की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक वेव कितनी लॉन्ग है. ओके. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट भी वेव्स की फॉर्म में ही चलती है. लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, और लाइट में भी इसी तरह के ऑसिलेशंस होते हैं. तो जब लाइट ट्रैवल करती है तो आपको पता है हर एक मीडियम में उसकी स्पीड तो अलग होती है. क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसी कौन सी क्वांटिटी है लाइट के अंदर जो किसी भी मीडियम में सेम रहती है. तो स्पीड तो सेम नहीं रहती है, क्योंकि स्पीड आपने देखा हर एक मीडियम में अलग अलग होती है. अब ये जो है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का मतलब यहाँ क्या हुआ, जो लाइट वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और लाइट के अंदर आपको पता है 7 तो कलर्स होते हैं, और 7 कलर्स में हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है. क्योंकि थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन ह्यूमन आई में दे रखा है कि जब लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है तो वो जो फिनोमेना है वो आपका वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है, जिसमें कहा जाता है कि ब्लू कलर या वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती, सबसे छोटी जो ब्लू कलर की लाइट्स हैं वो स्मॉल वेव्स होती हैं, और जो आपकी रेड कलर की लाइट है वो बहुत बड़ी लंबी वेव्स होती हैं. तो इसका मतलब वेवलेंथ भी सेम नहीं है, वेवलेंथ भी अलग अलग है. तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब लाइट के जो ऑसिलेशंस होते हैं ना वो हर एक मीडियम में सेम रहते हैं कि 1 सेकेंड में इतने ही ऑसिलेशंस करेगी. ओके. तो यहाँ आपको इतना सब एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए किया ताकि आप क्लियरली समझ जाएं. जब क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है कि विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम. तो इन आंसर यू विल राइट कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट ऑलवेज रिमेन्स सेम व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ठीक है. आपको आंसर लिखना है फ्रीक्वेंसी. देन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 48 नंबर. 48 क्वेश्चन में लिखा है व्हाट हैपन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू मीडिया एट राइट एंगल. तो अगेन द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड, वही क्वेश्चन है ये भी. इसमें लिखा है कि जब लाइट इस तरह से, जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है दो मीडियम की वो ये कहलाएगी, ऊपर एयर नीचे दूसरा मीडियम. यहाँ पे लाइट स्ट्राइक कर रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे आ रही है, तो राइट एंगल पे आ रही है ना. राइट एंगल का मतलब, राइट एंगल मीन्स यहाँ पर कि जो ये एंगल बना रही है, जितना ये एंगल बना रही है यहाँ पर देख रहे हैं आप इस सरफेस के साथ में, दैट इज़ 90 डिग्री. ठीक है. तो राइट एंगल पे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, स्ट्राइक हो रही है. तो क्या होता है, कि आंसर में आपको लिखना है कि व्हेन द रे स्ट्राइक्स एट राइट एंगल टू द सेपरेशन ऑफ द सरफेसेस ऑफ द टू मीडिया, देन द लाइट रे विल सफ़र नो डेविएशन. ठीक है. या फिर लिख सकते हैं द पाथ ऑफ द लाइट रे विल नॉट चेंज. बिल्कुल वही केस है. व्हाट हैपन्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, तो उसका पाथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, और पाथ चेंज नहीं होता है. दूसरी बात आप ये लिखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोथ विल बी ज़ीरो, दोनों की वैल्यू ज़ीरो होगी. तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, और ये क्वेश्चन 11 में आ भी चुका है, 2011 में.
फिर देखिए क्वेश्चन 49 है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड द एमर्जेंट रे ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द ग्लास स्लैब। तो यहाँ पर लिखा है ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब है इस तरह से अगर इंसिडेंट होती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये ऑब्लिकली है, और अगर सीधी आती है तो उसको बोलते हैं नॉर्मली। तो पूछा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड द एमर्जेंट रे ऑफ लाइट, कितना एंगल होता है। तो याद रखिए हमेशा अगर वो ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट हो रही है तो जो रे ऑफ लाइट है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, उसके बाद जो एमर्जेंट रे है उसको, वो कौन सी रे होती है, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, और डेविएट होने के बाद में जब वो यहाँ से वापस निकलेगी तो हमेशा जो आपका एंगल आई होता है तो वही एंगल ई के इक्वल होता है। एमर्जेंट रे का मतलब फाइनली जो रे बाहर निकल रही है, ठीक है। तो आपको अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखना है कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल ए। एमर्जेंट रे यानी कि एंगल ऑफ एमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों ही बराबर होते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर था। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। 50 में पूछा है व्हाट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे ऑफ लाइट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो अभी जो केस में बता रही थी आपको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि सपोज दैट ये आपकी ग्लास स्लैब है और ये आपका नॉर्मल है, यहाँ से रे इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रे रिफ्रेक्ट होकर थोड़ा सा चेंज हो रहा है पाथ उसका, यहाँ आ जा रही है, दोबारा से उसको रिफ्रैक्शन सफ़र करना पड़ रहा है, फिर से पाथ चेंज हो रहा है, फिर यहाँ आ जा रही है, ठीक है। तो ये जो है फाइनली रे किस डायरेक्शन में जा रही है, ये इनिशियली रे कहाँ से आ रही थी, यहाँ से, रे की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, ये, ठीक है। तो रे का दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार तो जब वो एयर से ग्लास में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, दूसरी बात जब वो ग्लास से एयर में आती है तो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है, एंगल इंक्रीज हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है अगर रे बिल्कुल सीधी जाती है और कोई भी रिफ्रैक्शन सफ़र नहीं करती इस डायरेक्शन में, तो वो वाला पाथ, और जिस डायरेक्शन में रे दो बार रिफ्रैक्शन सफ़र करके आ रही है यानी कि ये वाला पाथ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो डिस्टेंस आपकी कहलाती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन आप ऐसे करेंगे कि द इनिशियल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, या फिर ये बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, ये जो आपकी निकल कर बाहर जा रही है, जो दो बार रिफ्रैक्शन सफ़र करके आ रही है, इसका नाम है एमर्जेंट रे, और ये जो ऊपर मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है ये है इनिशियल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो आपको बताना है द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो डायग्राम तब बनाएंगे अगर 2 मार्क्स में आता है, अदरवाइज आपको बस इतना एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो आपको पता है जब लेंस बनाया जाता है तो लेंस इस तरह से बनता है, लाइक दिस, और ये जो सेंटर होता है दोनों के बीच का, दोनों कर्व्ड सरफेसेस के बीच का जो सेंटर है इसी को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, क्या समझते हैं आप ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर पॉइंट in case of any lens between the two curved surfaces, ठीक है, this you can write, optical center is the center, या लिख सकते हैं middle point of the given lens between the two curved surfaces, okay। तो this is the answer of question number 51। फिर question number 52 और देख लीजिए, question 52 भी सेम डायग्राम से है, इसमें किसको डिफाइन करना है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस ये कहलाती है, ठीक है, जो मिडल लाइन है। तो प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन करने के लिए लेंस जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि पहले ये वाला कर्व्ड पार्ट आ रहा है, इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनते हैं, आधा कर्व्ड पार्ट इधर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा C1, आधा कर्व इधर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा C2। तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस इज दैट हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पासिंग थ्रू
the two center of curvature of the two given curved surfaces of the lens. Okay, so principal axis is that horizontal line which is passing through the two center of curvature of the two spherical surfaces of a given lens. तो प्रिंसिपल एक्सिस वो होती है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है. किसके दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर है? गिवन लेंस की कर्व्ड सरफेसेस के. ओके, तो ये आंसर आपको लिखना है. प्रिंसिपल फोकस से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से. ओके, थैंक यू.